Students, welcome to all of my channel. Today we are going to learn a very beautiful poem that is related with your own experience, and this is a complete account of your experience, your life, and what you are feeling today, what you are expressing today now. Okay, the poem is talking about your own self experience. Let's start this one, and I will try to explain in Hindi because I know that most of the students will not understand properly. तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँ और इंग्लिश में भी रहेगा because it's English poem. So the poem is what? First we are going to start the poems. NCERT English Class 8 Honeydew poems. Okay, this one fourth poem is there. So the poem name is The Schoolboy. Now see, this title is completely addressing to you and all the students those are going to the school and having a lot of problems about the schools. They don't like to go to school, but still we have to go. Okay, they don't want to go there, but logics are not there. Most of the students are giving the logics to parents. My stomach is paining, I'm not feeling well. That's such type of arguments we are doing parents. We are such type of causes we are giving for not to go to school. बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसा एक लॉजिक देते हैं कि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाने वाला स्कूल वगैरह वगैरह. लेकिन यहाँ पे पोएट ने जो पोएम लिखी है, ओके, द पोएट नेम इज़ विलियम ब्लेक. अब पोएट ने जो पोएम लिखी है तो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छा आर्गूमेंट किया हुआ है. अब यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है जो स्कूल में जाता है, तो नर्सरी इमेजिन किया हुआ है. ओके, बच्चे ने कोई कविता नहीं लिखी है, बट इट्स इमेजिनेशन. छोटा बच्चा है तो स्कूल में जाता है, लेकिन अब उसने पेरेंट्स के साथ किस तरह से आर्गूमेंट करता है कि कैसे स्कूल उससे जाना नहीं है, किस तरह से नहीं जाना चाहिए, वो आर्गूमेंट करता है. एंड दैट आर्गूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वन देयर. तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो है. विलियम ब्लेक के पहले मैं आपको बता दूं कि विलियम ब्लेक इज़ वन रोमांटिक पोइट, रोमांटिक एज के पोइट थे, बहुत अच्छे पोइट थे. नियर अबाउट एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके साथ वाले पोइट है विलियम ब्लेक. इनके पहले वाले जो थॉमस, तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोइट इन रोमांटिक एज उन्हीं के एज के हैं. तो चले देते हैं इनको एक हम. इनकी बहुत सारी पोएम जो है आपको चाइल्ड जो पोएम है, बच्चों की जो पोएम से उनमें ज़्यादा आपको मिलेगी. तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, आपने पहले भी एक पोएम उनकी सुनी हुई है. माय लव इज़ रेड रेड रोज़ वगैरह, ये जो पोएम है तो वो उनकी बहुत अच्छी खासी पोएम्स है. तो चलिए, उनका टेम्पल नाम का बहुत वॉल्यूम बहुत फेमस है. ओके, स्टेप टू द टेम्पल. तो चलिए देखते हैं किस तरह से पोएम उन्होंने बनाई है. इंट्रोडक्शन पहले हम उसकी लेते हैं. The introduction is that the school boy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage and a plant that wither when it should blossom? तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाता है. एक बच्चा है छोटा, स्कूल में जाने वाला लड़का, जो स्कूल में जाने के लिए बहुत अनहैप्पी है. तो कौन सी चीज़ें उससे अनहैप्पी करते हैं और वो खुद को कंपेयर किससे करते हैं? एक बर्ड जो केज में रखा गया है. केज मतलब पिंजरे में रखा गया है. अब चाहे उसको आप कितना भी सुनाओ, कितना भी खिलाने के लिए दीजिए, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता. इससे जो केज में जो बर्ड है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. तो ये बच्चा भी, ये जो पोइट है, नरेटर है हमारी पोएम का, तो वो कहता है कि आई एम लाइक ए केज बर्ड. तो वो क्यों केज बर्ड खुद को कहता है और खुद को कंपेयर करता है, एक तो बर्ड से और दूसरा प्लांट जो होती है, प्लांट से वो खुद को कंपेयर करता है, और किस तरह से. तो चलिए देखते हैं. द फर्स्ट स्टांजा इज़ देयर. अब एक्चुअली पोएम में ऐसे कोई स्टांजा वगैरह नहीं है. पोएम इज़ कम्प्लीटली इनटू वन सिंगल कॉलम, बट स्टिल फॉर आवर इंट्रोडक्शन आई मेड द कॉलम्स. ध्यान में रखिए कि मैंने उस पोएम में स्टांजा नहीं है. ओके, ये फ्री वर्स की पोएम है, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए थोड़े से उनको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो वो पार्ट हमें डिवाइड किए हुए अच्छे मतलब समझ में आ जाएंगे. तो ट्राई द फर्स्ट वन. द फर्स्ट आंसर इज़ देयर. आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग. अब हर किसी लड़के को लगता है कि समर में अच्छे से उठना चाहिए, आराम से उठना चाहिए, बिल्कुल भी कोई ऐसा ज़बरदस्ती से नहीं उठाना चाहिए. नो बडी हैव टू बी फोर्स्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग.
तो कहते हैं कि आई लव टू राइज इन द समर मॉर्निंग। वैकेशन की जो मॉर्निंग्स होती है उससे मुझे उठने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कोई फोर्स नहीं होती, आराम से उठते हैं, कब जब मन चाहे तब उठा जाता है। बट उसमें क्या होता है कि वे इन द बर्ड सिंग ऑन एवरी डे, और मॉर्निंग में, अब ये जो थोड़ा सा पिक्चर है वो कंट्री साइड का पिक्चर है, तो इसलिए यहाँ पे बर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें उसको सुनाई देती है। इन द सिटी एरिया देयर इज़ नो सच साउंड्स वी कैन फाइंड आउट, वी कैन लिसन। तो कंट्री साइड की पोएम है, और उससे बच्चे को बर्ड्स, वो कहता है कि जब बर्ड्स सिंगिंग करते हैं ऑन द ट्री, दैट टाइम आई लाइक टू वेक अप, द डिस्टर्न हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूर से अपना जो शिकारी है उसको देख कर वे बेचारे और चिल्लाते हैं थोड़े से। तो डिस्टेंस हंटमैन, जो हंट्समैन होता है वो ढूंढता रहता है शिकारी, उसकी तरह ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देख रहे हैं। एंड स्काईलार्क सिंग विथ मी, और मैं जब उठता हूँ आराम से तो मैं भी थोड़ा सा गुनगुनाने लगता हूँ, तो मेरे साथ स्काईलार्क भी गुनगुनाती है। स्काईलार्क यहाँ पे बर्ड का नाम होता है स्काईलार्क, ठीक है। ओह व्हाट अ स्वीट कंपनी। अब ये सब चीज़ों देखकर, ये सब सॉरी यहाँ पे हंट्समैन एक पक्षी है, शिकारी पक्षी होता है, वो दूर तक वो चिल्लाता है, उसकी हॉर्न जो आवाज़ आती है वो। अब बर्ड सिंगिंग करते हैं, दूर से कोई शिकारी पक्षी जो होता है वो स्पेशली शिकार जो होता है हंट्समैन, वो पीजन का शिकार करता है। तो ये हंट्समैन वहाँ पे दूर कहीं पे आवाज़ उसकी होती है, उसके हॉर्न की, वो ऐसे टक टक से आवाज़ करता है लकड़ी पे, ये करता है। स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क जो है वो भी सिंग करती है। स्काईलार्क आपने लास्ट ईयर में शायद कहीं पे सुना होगा कि स्काईलार्क इज़ वन ब्यूटीफुल बर्ड विच सिंग्स, ओके, एक बहुत कम पाया जाने वाला बर्ड है। तो ये सारे, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ में बहुत स्वीट कंपनी है बहुत सारी, और ये कंपनी बहुत आई लाइक इट सो मच। इन सेकेंड स्टैंजा ही स्टार्ट, लेकिन क्या है कि ये कंपनी ज़्यादा दूर चलती नहीं है, और ये जैसा आदमी सोचता है वैसा होता नहीं है। द चाइल्ड इज ऑल्सो थिंकिंग द सेम, बट टू गोज़ टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन क्या है कि समर मॉर्निंग में स्कूल में जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी अनहैप्पी थिंग वॉज। वाई? ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। लेकिन जब सुबह उठने के बाद पता चलता है कि मुझे स्कूल में जाना है, तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। जितना जॉय था मॉर्निंग में, देखा कि बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, व्हाट आर ट्रीज एंड व्हाट मॉर्निंग एटमॉस्फेयर इज देयर, पूरा इतना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अभी स्कूल में जाना है, याद आता है, तो पूरा जो जॉय है, हैप्पीनेस है, सारा उड़ जाता है। एंड द अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉर्म, और एक क्रूएल आइज जो है मम्मी की होती, पापा की होती, किसी की, उसके अंदर में हमको जाना है। अब यहाँ अंडर क्रूएल आई आउट वॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे टीचर होते हैं, तो उनकी नज़र के नीचे जाना, उनकी निगरानी में जाना। अ लिटल वन स्पेंड डे, और उनकी नज़र में, उनकी नज़रों के साथ, उनकी बंदिशों में एक बेचारा लिटल सा जो आत्मा है, लिटल जो वन है, बेचारा बच्चा, तो पूरा दिन वेस्ट करता है, पूरा दिन स्पेंड करता है। क्रूएल आइज कहता है वो टीचर्स को। अब टीचर्स को क्रूएल आइज क्यों कहता है, तो एवरीवन नोज दैट कि जूनियर सीनियर में किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना प्रेशर डालना पड़ता है। टीचर्स हमेशा परेशान होता है, ऐसा नहीं है, अब उसको पता ही नहीं चलता कि टीचर हमारे अच्छे के लिए बोल रही है कि बुरे के लिए बोल रही है, बट दे बिलीव दैट दे आर वेरी क्रूएल। और इसी लोग कहता है कि पूरा दिन इस बेचारे छोटे से बच्चों को स्पेंड करना पड़ता है। इन साइंग एंड डिस्माई, साइंग का मतलब यहाँ पे आलसी हो जाना, बहुत ये सब कब छूटेगी यार, हो गया बहुत टाइम हो गया। एंड डिसमे, हर बार ऐसा निराशा की तरह जाता है, पूरा दिन निराश हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन कैसे निकलेगा, अब कैसे कब छुट्टी होगी। जैसे एक एक बेल बजती है वैसे अब जो आत्मा है वो शांत होते जाती है, साइंग होती जाती है। हर बार ऐसा लगता है कोई नया टीचर आता है तो न्यू कब पीरियड ख़त्म होगा, इसका कब होगा, कब हो गया, तो एक बार शांति से डिस्माय, और हर बार निराशा होती जाती है। एंड अब थर्ड स्टैंजा में वो क्या कहता है, देखिए, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, देन एट अ टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट्स, कई बार मैं उठ के बैठ जाता हूँ, उठता हूँ बैठ जाता हूँ।
बैठे बैठे ही कभी कभी नींद आती है, कभी कभी मैं कैसे बैठता हूँ, आई नो इट वेल, आई नो माई सेल्फ ओनली, बहुत बार ऐसे। एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर्स, बहुत सारी 5 घंटे में वहाँ पे ऐसे एंशियस, गुस्से वाले, निराशा वाले, बहुत ही ख़राब वाले, बहुत ही अनहैप्पीली मैं वहाँ पे बैठता हूँ। कितनी बार मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ बिठा दिया जाता हूँ। बार बार जाता हूँ मैं, लेटरिन के लिए जाऊँ, टॉयलेट के लिए जाऊँ, वॉशरूम के लिए जाऊँ, किसी न किसी बहाने बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, और 100 टाइम वहीं पे आके बैठना पड़ता है। और कई घंटे मतलब 5 घंटे में जो वहाँ स्पेंड करने पड़ते हैं। एंड नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। और इतना ही नहीं, जो बुक्स है, तो बुक्स में तो इतने अच्छे पिक्चर्स हैं, अच्छे नोट्स बना के दिए, कुछ लिखने के लिए है, कुछ असाइनमेंट दिए हैं, बट उसमें भी मुझे कोई मज़ा नहीं आता। आई डोंट लाइक दिस वन। उसमें भी कोई मज़ा नहीं आता, बुक्स में नहीं, नोट्स में नहीं, ना बोर्ड पे, ना टीचर कुछ पढ़ा रहे उसमें मज़ा आता है। नॉर सीट इन लर्निंग पावर, ना ही मुझे कोई पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। जो भी पढ़ने, बावर का मतलब यहाँ पे तब जो पढ़ाया जाता है, बहुत सारा लर्निंग जो की जाती है, इस लर्निंग की भट्टी में मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता है। आई डोंट लाइक दिस वन। बेचारा इतनी निराशा से बोल रहा है, और ये दिस इज़ अ कंप्लीट एग्जाम्पल, इट इज़ कंप्लीट कन्विंसिंग टू द पेरेंट्स, डोंट स्टे इन विद स्कूल। ऑन थ्रोइंग विथ द ड्रीमी शावर, और क्या बताओ आपको, बार बार ड्रीमी शावर से वॉन मीन्स यहाँ पे जो हम रात को ब्लैंकेट वॉन कर लेते, वो वॉन थ्रू विथ द ड्रीमी शावर। और क्या बताओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बार बार में गुस्से में बार बार गुस्सा होना पड़ता है, और ऊपर से डांट खानी पड़ती है बार बार। वो जैसी शॉवर है, वो ड्रेड जो है, बार बार जो ताने मार जाते हैं, बोला जाता है चुप बैठ, यहाँ मत उठ, उधर मत जाए, यह पीछे चलो लिखो, स्टार्ट राइट डाउन, टेक डाउन, ओपन योर बुक्स। ये जो बार बार शॉवर होती है, उसके अंदर मैं दब जाता हूँ। और नेक्स्ट हाउ कैन द बर्ड सीट। अब ये यहाँ तक वो बताता है कि अपनी कंडीशन क्या है, अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि किस तरह से मैं फ्लावर्स की तरह, बर्ड की तरह, अब कि बर्ड से कैसे कंपेयर करता है। इसलिए हाउ कैन द बर्ड सीट इन बॉर्न फॉर जॉय। अरे आप सोचो ना, जो बर्ड पैदा ही हुआ है उड़ने के लिए, फ्री है, जन्मता ही वो फ्री है, जन्म लेते ही वो फ्री था, जॉय के लिए फ्री था। जो उड़ना चाहता है, फ्री होने के लिए पैदा हुआ है, तो वो एक पिंजरे में कैसे रह सकता है और वहाँ गाना कैसे गाएगा। एक बर्ड जो सिर्फ उड़ सकता है, सिर्फ आकाश में बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता है, बड़ी बड़ी उड़ सकता है दूर तक, और वहीं पे वो गाना गा सकता है, वहीं पे वो सिंगिंग कर सकता है। तो वो मुझे भला बताइए कि वो किस तरह से बैठकर पिंजरे में गाना गाएगा। एंड हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय। और मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये बच्चा, एक छोटा बच्चा जो फियर्स में बहुत सारा एनॉय मीन्स गुस्सा, जो टीचर्स का गुस्सा होता है, उनकी फियर से वो बेचारा किस तरह से क्लास में बैठ पाएगा। बट ड्रूप इज टेंडर विंग्स, अपने पंखों को समेट कर वो उस क्लास में किस तरह से बैठ पाएगा। फिर भी बेचारा वहीं पे पड़ा रहता है, बेचारा वहीं पे बैठा रहता है। स्टिल आफ्टर अ लॉन्ग annoys, long fear, it also stayed in the classroom as it is only because of teachers, because of the parents. So tell me, how can you sit there? If bird cannot be sing in the cage, how can the child will be sing into the classroom and forget his youthful spring? और बेचारा अपना यूथफुल स्प्रिंग वो उसे कैसे भूला पाएगा। अपनी जो अभी एज है, खेलने कूदने की एज, उसकी स्प्रिंग वाली एज है, उसे भूल कर वो बेचारा कैसे क्लास में बैठ पाएगा, ज़रा सोच के देखिए। एंड लास्ट में अपने मम्मी पापा से कहता है, फोर्थ आंसर लास्ट में वो कहता है कि ओ फादर मदर, ई बर्ड्स आर नेम्ड, ओ माय डियर पापा, माय डियर। अब ये दोनों तरह का है, ठीक है। तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से भी कहता है, और पोएट फादर जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये कहता है, ओ फादर एंड मदर, ई बर्ड्स आर नेम्ड, ओ माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फादर मदर। अगर कोई
जो फूल होता है उसकी कली, अगर कली यहाँ पे बर्ड्स का मतलब तो कली, और कली को अगर निप्ट कर दिया जाए, निप्ट मीन्स टू बी कट, तोड़ दिया जाए, उसको अगर तोड़ ली जाए तो मुझे बताइए फ्लावर कहाँ से आएगा? एंड ब्लॉसम ब्लॉन अवे, अगर ब्लॉसम ही नहीं आएगा, ठीक है, ब्लॉसम अगर नहीं आएगा, एंजॉय नहीं होगा, तो बर्ड्स कहाँ से आएंगे? तो वो टूट जाएंगे, या फिर तोड़ दे तो ब्लॉसम कैसे आएगा? दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट है। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर कोई टेंडर प्लांट है वो बेचारा स्ट्रिप हो गया, वो बढ़ ही नहीं रहा आगे, उसको बढ़ने के लिए चांसेस नहीं दिए गए, अंधेरे में रख दिया है, तो अगर वो प्लांट बढ़ता ही नहीं है तो उसमें ब्लॉसम नहीं आएगा, ब्लॉसम नहीं आए तो वो टेंडर बढ़ेगा नहीं, और अगर कली नहीं आएगी तो फूल कहाँ से आएगा? और प्लांट अगर बढ़ा ही नहीं तो ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, अगर कोई प्लांट अपनी स्प्रिंगिंग डे में अगर बढ़ेगा नहीं, जो स्प्रिंग होता है ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। ये एक ऐसा टाइम होता है कि उसमें सारे जो एवरेज जो प्लांट्स होती है वो अपनी रिप्रोडक्शन की सिस्टम्स को लागू करती है और रिप्रोडक्शन करती है। तो अगर ये सारे ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइए स्प्रिंग डे में अगर वो नहीं करेगा तो बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमेय, तो स्प्रिंगिंग डे में अगर वो जॉय नहीं करेगा फिर बेचारा किस तरह से उसको ब्लॉसम होगा, किस तरह से बढ़ेगा? एंड बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमेय हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। अब मुझे बताइए कि सॉरो और केयर में ही अगर इतनी परेशानी होगी, अगर ये बेचारा प्लांट इतना सॉरोफुल रहेगा, केयर्स के बारे में सोचता रहेगा, बात ली जाएगी, तो हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। तो मुझे बताइए समर सीज़न किस तरह से जॉय में जाएगा? समर सीज़न तो बहुत खराब जाएगा। तो समर सीज़न अगर अच्छा जाना चाहिए तो फिर प्लांट्स को अच्छी तरह से फ्री रखना पड़ता है। इन स्प्रिंगिंग डे द सेम इट इज़ देयर एंड ऑल द समर्स फ्रूट अपीयर। और मुझे बताइए अगर वो स्प्रिंग सीज़न में उसको ख्याल नहीं रखा गया, उसको फ्री नहीं रखा गया, तो मुझे बताइए कि समर सीज़न में बढ़ेगा कैसे और उसको फ्रूट कहाँ से आएंगे, उसको फ्रूट कैसे पाएंगे? हाउ कैन इट विल बी गिव अ फ्रूट? That is a simple question asked by the poet and the small child to the parents. And this way the poem is finished here. Now see, the first stanza you know very well. You can also repeat the stanzas and listen this properly. So this is a very simple story of a boy who is giving the argument to the parents to why the school. Actually, this is also a focus on the modern education system. तो मतलब इसका सीधे जवाब होता है कि बच्चों को कहा जाना है कि नेचर के साथ खेलना है, नेचर के साथ रहना है, नेचर के बारे में समझना है। तो बर्ड्स के बारे में होगा, प्लांट्स के बारे में है, एनिमल्स के बारे में, ये सब बाहर उसको पढ़ना है, ये बुक्स में नहीं। वो कहता है कि बुक्स में मुझे मन नहीं लगता, क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आउटसाइड, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम नेचर इन रियल सेंस, नॉट फ्रॉम द क्लासेस, because class are the artificial jungle, artificial forest, and I want a real forest to learn everything. और लाइफ वैसी होती है। Now see what the question answers are giving here. थोड़ा सा उसको समझते हैं। Find 3 or 4 words phrase in the stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. अब पहले स्टांजा में आपको समझना है, फाइंड आउट करना है 3 और 4 वर्ड्स का फ्रेज अगर आपको समझ में नहीं आती है, उसमें नाउन फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज होती है। मैंने पहले भी उसकी वीडियो डाली, लेकिन आपने देखी नहीं होगी, तो प्लीज़ गो देयर एंड लर्न व्हाट इज़ द फ्रेज एंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोएम। तो वो ज़रा देखिए। तो फर्स्ट स्टांजा में हैप्पीनेस और जॉय इसको प्रेजेंट करने वाले कौन से ऐसे वर्ड्स है, फ्रेज है जो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं बॉय की कंडीशन को। इन सेकंड स्टांजा मूड चेंज, सेकंड स्टांजा अचानक उसका मूड चेंज होता है। देखा हमने कि पहले स्टांजा में वो कहता है कि जब मॉर्निंग में उठता है तो सारे बर्ड्स अच्छे से सिंगिंग करते हैं, आई लाइक इट। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टांजा आता है तो हमें पता चलता है कि उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स जो उसका मूड चेंज करते हैं? क्रूएल आई आउट वन रेफर्स टू, किसको रेफर करती है? देखिए तो 3 ऑप्शन दिए। द क्लासरूम विच इज़ शैबी नॉइज, द लेसन विच आर डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग, अ डल अनइंस्पायरेशनल लाइफ ऑफ स्कूल विथ लॉट ऑफ वर्क एंड नो प्ले। तो तीनों में से आप किसी वो कैच करोगे तो नियर अबाउट इज थर्ड वन विल बी द ऑप्शन
ओके, थर्ड ऑप्शन उसका आंसर हो सकता है। तो तीनों में से एक हमें चूज़ करना था सेकंड स्टांजा में, तो उसमें थर्ड ऑप्शन है डल और अनइंस्पायरेशनल लाइफ एट स्कूल विथ लॉट ऑफ वर्क एंड नो प्ले। तो ये उसे और रेफर करता है। तो इस तरह से हम पोएम को कंप्लीट करते हैं एंड आई होप यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑन द पोएम वेरी वेल। Still, if you are new in the channel, please subscribe the channel and like the video also. If anything is there, please comment on the video. Take care all of you and learn, do more and more study and learn all the things properly. Bye all of you. Take care.